ईवीएम पर आपको बहुत शक है, गलत साबित कर दीजिए चुनाव आयोग को, आप फैसला ले आइए। ये कैसे मान लें कि ईवीएम में गड़बड़ी है? चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं आपको क्या पड़ी है सब फालतू के झगड़े लेने की? अगर कोई नहीं लड़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं लड़ूंगा। आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ दंगा भड़काने का, लोगों को उकसाने का, देश के खिलाफ द्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है? जो बाबरी मस्जिद वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इस देश का सबसे गलत फैसला। कि आप ये सब तमाशा इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल एम्बिशन है। तो भानु प्रताप सिंह जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? इस देश में अदालतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईवीएम का मुद्दा इस समय चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पता नहीं वोट किसको दिया जा रहा है, किसको जा रहा है, किसके पक्ष में गिनती हो रही है, किसके खिलाफ जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे शक हैं, और ईवीएम को लेकर जो लड़ाई छिड़ी है उसका एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। तो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। आपका आर्टिकल 19 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इस समय बहुत बदनाम हो गए हैं। आप पेशे से वकील हैं और वकालत छोड़कर मुझे लगता है कि बाकी सब काम कर रहे हैं इस समय। नवीन जी, एक मैंने शेर सुना है कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि वकालत मेरा प्रोफेशन है, मेरे अपने परिवार के लिए और जहां तक हो सके समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी है। पर देश आज की तारीख में जिस संकट से गुजर रहा है, मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी देश के प्रति, देश की जनता के प्रति कहीं ज्यादा है। आज जिस तरह से देश का संविधान, देश का लोकतंत्र बहुत गहरे संकट में है और वो बिना सड़क पर लड़ाई लड़े बच नहीं पाएगा, उससे निकल नहीं पाएगा, उसके लिए मेरी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। वकालत से तो मैं क्या कर लूंगा, खूब पैसा भी कमा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का ही भला कर सकता हूं, लेकिन अपने परिवार से हटके जो समाज के प्रति, देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मेरा जो मानना है मैं उसे निभाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी पहले है और वही काम मैं कर रहा हूं। ईवीएम पर आपको बहुत शक है। आप ईवीएम को खत्म करने की मांग करने के चक्कर में हवालात तक जाते जाते बचे हैं। आपको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था? जी। क्यों? कल दिल्ली पुलिस ने हम लोगों को डिटेन किया और डिटेन करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि धारा 144 लगी हुई है। अच्छा। और इसलिए आप इतनी बड़ी संख्या में कर क्या रहे थे आप? हम तो बहुत सिंपल सा काम कर रहे थे नवीन जी, कि हमने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि जो आपकी ईवीएम मशीनें हैं, आप हमें 50 मशीनें सील करके दीजिए। अब ईवीएम का जो पूरा सिस्टम है उसमें 3 मशीनें यूज होती हैं। एक होती है कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही, एक होती है बैलेट यूनिट और एक होती है वीवीपैट। तो हमने सिंपली ये कहा था कि ये 50 यानी 150 मशीनें हमको दे दीजिए, आप सील करके, और वो मशीनें दीजिए जिनको आप समझ रहे हैं, जानते हैं कि ये आपकी सबसे सेफ मशीनें, इनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, आप हमें दीजिए। और हम उन मशीनों को इस देश के 50 अलग अलग भागों में, पूरे देश में ले जाकर सारे मीडिया के सामने, तमाम जनता के सामने हम हैक करके दिखाएंगे। बहुत खतरनाक तरह की बातें आप करते हैं। ऐसा क्यों? मतलब क्या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं आपको? नहीं, भरोसे का मतलब ही नहीं है, भरोसे का सवाल ही नहीं है। यह प्रक्रिया देखिए, जिस देश में जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके भ्रष्ट होने का, उनके बेईमान होने का और कर्तव्य विहीन होने का गंभीर आरोप लगातार जनता लगा रही है और सबके सामने है।
ये कोई कहने की बात नहीं है। सरकार की गुलामी जिस तरह से सरकारी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाकर। भानु जी, आप एक न्यायिक अधिकारी हैं और चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। इस देश के 140 करोड़ लोगों का फैसला चुनाव आयोग तय करता है कि वो उनका फैसला किस तरफ है। वो एक, आप कहें तो जुडिशियल पावर से लैस एक संस्था है। आप उस पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल शक नहीं कर रहे। हमें पूरा यकीन है कि इस पूरे खेल में, ईवीएम के में, इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से घोटाला कर रहा है। आधार क्या है आपके? आधार मैं बताता हूं, इसका आधार क्या है। देखिए, इसके कई आधार हैं। एक तो अगर हम कल का ही उदाहरण लेते हैं, इलेक्शन कमीशन वाकई में अगर उसकी मशीनें इतनी सेफ हैं, जिस तरह से वो लगातार बात कर रहे हैं, तो हमें देने में क्या दिक्कत? हम तो यही तो कह रहे हैं, आप सील करके हमें दे दीजिए, हम हैक करके दिखाएंगे। ऐसे तो कोई भी उठेगा भानु जी और कहेगा कि आप 20 मशीन दे दीजिए, 50 मशीन दे दीजिए, तो चुनाव आयोग मशीनें बांटता फिर? नहीं नहीं, आप एक बार देखो तो देखिए, भाई आपसे कौन मांग रहा है? कोई आपसे साधारण लोग नहीं मांग रहे, आपसे सुप्रीम कोर्ट के वकील मांग रहे हैं, एक लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं वो मांग रहे हैं आपसे, बाकायदा लेटर लिख के मांग रहे हैं। और वो आपको कह रहे हैं, पूरी देश की जनता को कह रहे हैं कि वो दुनिया के सामने, जनता के सामने, प्रेस के सामने हैक करके दिखाएंगे। तो आप अगर कहते हैं कि आपकी ईवीएम मशीनें बिल्कुल सही हैं, तो ये फैसला अभी हो जाता ना, इसमें दिक्कत क्या थी? अगर ईवीएम मशीन हैक नहीं होती तो निश्चित रूप से हम गुनहगार, और अगर ईवीएम मशीन हैक हो जाती तो फिर साफ है, जो जनता सवाल उठा रही है कि ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाती। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात से डर के, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने हमें मना नहीं किया, हमारे सब जो लेटर दिया उसका कोई जवाब उसने नहीं दिया, पुलिस पकड़ कर ले गई। पुलिस हमें जो है वहां से 20-25 कदम चल के और डिटेन करके, कहां से ले गई आपको? हमें वहां से जो पटेला हाउस कोर्ट है उसके गेट नंबर 4 से हम लोग जब चले तो उन्होंने वहीं हमें जो तिराया है वहीं पे हमें डिटेन कर लिया, और वहां से वो बस में भर के हमें ले गए जो मंदिर मार्ग थाना है वहां पर, और वहां उसके बाद में हमें करीब 2 घंटे रखा, हमारे नाम वगैरह लिखे, देन उसके बाद में हमें छोड़ दिया। सो एक ये आधार काफी है इस बात के लिए कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर रहा है, और ईवीएम जो है जैसा इलेक्शन कमीशन कर रहा वैसी सेफ नहीं है, वो हैक हो सकती हैं, उनकी रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। अब मैं इससे आगे और बात बताता हूं, केवल एक ही उदाहरण नहीं है, आपको मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं। नवीन जी, आप मीडिया के एक बहुत बड़ा चेहरा हैं, आप सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखते और समझते हैं, आपने देखा भी है। जिस दिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसकी गिनती हो रही थी, आप याद कीजिए 23 मई 2019, 23 मई 2019 को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो आंकड़े पड़े थे, लोकसभा की जो गिनती हो रही थी सीटों की, उन आंकड़ों में 373, एक दो नहीं, 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें या तो ज्यादा थी या कम थी। एक बहुत सिंपल सा सवाल साधारण व्यक्ति की तरह मैं पूछना चाहता हूं, अगर ईवीएम ठीक है तो ये क्यों है, और वो गिनती क्यों आज ज्यादा थी? जितनी वोटें पड़ी थी उनसे ज्यादा या कम थी। टाइपो एरर भी तो हो सकता है। कितने में? 1 में, 2 में, 3 में, 10 में, 20 में, 50 में? 373 का आंकड़ा अपने आप में बहुत जबरदस्त है। अच्छा चलिए, अगर यह हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन यही कहता ना कि यह टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी। इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं कहा, द क्विंट ने लेटर डाल के बाकायदा इलेक्शन कमीशन से पूछा, भाई ये क्या है? एक नहीं 4 लेटर दिए। इलेक्शन कमीशन ने उनका जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े ही हटा दिए। क्यों? दूसरी बात, उसी लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखेंगे कि जो बदायूं से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव साहब थे, उनका एक विधानसभा में जो वोटें पड़ी वो 1,81,000 के लगभग थी, और जो वोटें निकली वो लगभग 1,89,000 के लगभग, यानी 7 से 8,000 वोटों का अंतर था। ठीक। दूसरा, आज आप देखेंगे जो आज हमारा प्रोग्राम था जंतर मंतर पर, वहां एक सज्जन थे, मैंने बाकायदा अनाउंस भी करा था, सुभाष कश्यप, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे 2019 के चुनाव में लोकसभा में, बागपत लोकसभा से।
उनके अपने बूथ में उनकी वोट नहीं थी। अपनी वोट मैं मानता हूं कि परिवार का व्यक्ति नहीं देगा, पत्नी नहीं देगी, भाई नहीं देगा, बहन नहीं देगी, माता पिता नहीं देंगे, व्यक्ति तो अपने लिए वोट देगा। दूसरा, इसी में और एक आपको अपना वोट नहीं था मतलब जो जिस बूथ में उनका वोट होता है, यानी आप मानिए कि ये राजेंद्र नगर कॉलोनी है, इसमें जहां बूथ है जिसमें मेरी वोट है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं था नहीं, वोटर लिस्ट में नाम था, उन्होंने वोट डाली थी, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उनका वोट शून्य निकला। ये कैसे पता चलेगा कि मेरा वोट? ये सारा सब कुछ था, सामने था, ये तो रिजल्ट है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मैं जिस बूथ में वोटर हूं, मैंने जो वोट डाला है उस बूथ में मेरा वोट शून्य निकल रहा है। ये कैसे होगा? क्या ये गंभीर स्थिति नहीं है? इंडिविजुअल कैसे पता चलेगा? मान लीजिए मैंने वोट डाला तो पर्सन टू पर्सन तो पता नहीं चलता ना कि एग्जैक्टली पर्सन टू पर्सन नहीं पता लगता, लेकिन पूरे बूथ की जो मशीन है, कंट्रोलिंग यूनिट है, अच्छा, जिससे गिनती होती है, जब उससे निकालेंगे, क्योंकि एक बूथ की एक ही होती है, जब उससे गिनती निकाली जाएंगी कि इस टोटल इतनी वोट पड़ी, इस कैंडिडेट को इतनी, इस कैंडिडेट को इसकी इतनी, इसमें उसमें मैं जो कैंडिडेट हूं मुझे शून्य वोट है। अच्छा, इससे ज्यादा सबूत की क्या जरूरत है? अपने बूथ पर अपने बूथ उनको 0 वोट आए, उनको 0। तो मैं ये कम से कम अपना तो वोट डाला ही डाला। मैं मानता हूं कि मेरे परिवार के लोग ना दें, मैं तो दूंगा ना, मैं कैंडिडेट हूं। और आप इसी का उदाहरण अब आगे बताता हूं। अभी लेटेस्ट चुनाव हुए 5 राज्यों में। अभी आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में बड़ा जबरदस्त तरीके से चला है। एक विधानसभा में राजस्थान में और एक विधानसभा में मध्य प्रदेश में, ठीक इसी तरह से जैसे सुभाष कश्यप का वोट नहीं था, वहां भी जो कैंडिडेट है उनका अपना वोट अपने बूथ में ही शून्य निकला। इससे ज्यादा की क्या और सबूत की क्या जरूरत है? जो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा यह है कि जिस तरह से आप कि कैसे हमें विश्वास नहीं है, यह कैसे मान लें कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर आदमी समझना चाहे तो बड़े आराम से किसी भी चीज से समझ सकता है, और अगर किसी ने आंखें बंद कर रखी तो उसका कोई इलाज नहीं है। कैसे हो जाता है कि बैलेट पेपर से जो गिनती होती है, यानी पोस्टल बैलेट की जो गिनती होती है, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ नजर आता है, और जो गिनती ईवीएम से होती है उसमें बीजेपी जीत जाती है। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में से 199 सीट पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आ गई थी। हालांकि वो बहुत कम वोट होते हैं। मैं कह रहा हूं कितने भी वोट हों, लेकिन वो एक ट्रेंड तो सेट करते हैं, नहीं करते हैं? मान सकते है नहीं है? दूसरा, अब आप थोड़ा सा और पीछे चले जाइए। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आ गई थी, 403 टोटल विधानसभा सीटों में से। बीजेपी मात्र 90 सीट पर आ गई थी, और जिस समय पूरा चुनाव रिजल्ट निकल के आया तो बीजेपी 250 से भी ज्यादा ले। इसी सवाल पर आ रहा था भानु जी, आपको क्या पड़ी है सब फालतू के झगड़े लेने की? कोई मूवमेंट नहीं चल रहा। आप जिन दलों के नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो सड़कों पर नहीं है ईवीएम के खिलाफ, जबकि वो बेनिफिशियरी होंगे अगर ये सिस्टम बदलेगा तो। ऐसा क्यों है कि भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा सड़कों पर नजर आते हैं, पुलिस उठा कर लेकर चली जाती है, आप अपनी जेब से पैसा भी लगा रहे हैं, संसाधन भी झोंक रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, आपको क्या पड़ी है? लड़ने दीजिए, पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल लोगों को लड़ने दीजिए, वकालत करिए। निश्चित रूप से पॉलिटिकल काम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये मेरे संवैधानिक अधिकारों को छीनना है। और मैं किसी सूरत में एक वकील होने के नाते अपने संवैधानिक अधिकारों को छीनने नहीं दूंगा, चाहे सामने कोई भी तानाशाह सरकार खड़ी हो। जो बात आप कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, क्या पड़ी थी भगत सिंह जी को, उधम सिंह जी को क्या पड़ी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या पड़ी थी, तात्या टोपे जी को क्या पड़ी थी, क्या पड़ी थी? इन सबको कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो ठीक है भाई, जो भी होगा, आजाद होगा नहीं होगा क्या होगा, लेकिन उन्हें मालूम था कि देश की आजादी की लड़ना है। एक वकील होने के नाते और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी केवल मेरे अपने प्रति नहीं है, मेरे अपने परिवार के प्रति ही नहीं है, मेरे समाज, मेरे देश के प्रति भी है। अगर कोई नहीं बोलता है
इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं लड़ूं, मैं भी नहीं बोलूंगा। अगर कोई नहीं लड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं लड़ूंगा। जब तक मेरी सांस चलती है मैं लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। अगर पार्टियां नहीं बोलती हैं, ना बोलें, उनके बस की नहीं है, हिम्मत नहीं है, बैठे घर में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ेंगे। और हमारी तरह से बहुत लोग हैं। आप क्यों लगातार ये आवाजें उठाते रहते हैं, क्यों दिखाते रहते हैं? आपको भी तो लगातार धमकियां आती हैं, है नहीं है? आप तो कुछ भी नहीं करते, केवल दिखाते हैं। बावजूद उसके क्यों करते हैं आप ये काम? क्योंकि आप जानते हैं कि एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है। तो जिसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है वो काम करेगा, संघर्ष करेगा, लड़ेगा। जिसको नहीं है वो नहीं करेगा। एडवोकेट भानु, आप तो खुद इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट्स में आपकी गिनती होती है। आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ दंगा भड़काने का, लोगों को उकसाने का, समुदायों के बीच दुश्मनी खड़ी करने का या देश के खिलाफ द्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन नवीन जी, हम जिस दिन से संघर्ष कर रहे हैं, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया, एक भी बयान ऐसा नहीं किया दिया, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जो संविधान के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो और गलत हो। हमने ऐसा कोई भी नहीं किया। बावजूद इसके मैं जानता हूं कि निर्दोष लोगों को जो है मरवाया जाता है। जस्टिस लोया को मरवाया गया है, गुजरात में दंगे करवा के हजारों लोगों को मरवाया गया। मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं, मुझे भी लगातार धमकियां आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। पर हम जो भी काम कर रहे हैं संविधान के तहत कर रहे हैं, कानून के तहत कर रहे हैं, और पूरी तरह से लॉजिकल हमारी बात होती है, तथ्यों पर आधारित होती है, प्रमाण सहित हम बात करते हैं, बेवजह की बात नहीं करते। चाहे वो किसान आंदोलन में हमारा संघर्ष रहा हो, आपने देखा है, चाहे वो सीए एनआरसी का आंदोलन रहा हो, उसमें जो हमारा संघर्ष आपने देखा है, कोई भी बात रही हो, हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही कि हम संविधान और कानून के विरुद्ध करें। हमें मालूम, बीइंग एडवोकेट, मैं ये सारी चीजें। भानु जी, आप वकील हैं, आप लीगल तरीके से क्यों नहीं लड़ते? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप गलत साबित कर दीजिए चुनाव आयोग को, आप फैसला ले आइए। आप सड़कों पर उतर के मोर्चे निकालेंगे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आप कमेटी बनाएंगे, तो दिक्कत तो होगी ना? नहीं, दिक्कत जिनको होनी है हो। आपने जो बात कही कि मैं लीगल तरीके से लड़ूं, यह भी तो मेरा लीगल और संवैधानिक अधिकार है कि मैं संघर्ष करूं अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। सरकार की जो जातियां हैं, जो गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम सरकार या सरकारी जो संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, यह भी तो मेरा लीगल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जहां तक आपका जो इशारा है, जो कहने वाला कि मैं लीगल तरीके से करूं, मतलब मैं कोर्ट जाके करूं। अब मैं कहता हूं कि मैं जब 30 साल से कोर्टों को जानता हूं, कोर्ट के रवैये को जानता हूं, उनके तौर तरीकों को जानता हूं, और जब मेरी आंखों के सामने हो रहा है जो बाबरी मस्जिद वाला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, इस देश का सबसे गलत फैसला, संविधान के विरुद्ध फैसला, पूरी तरह से गैर कानूनी फैसला, कैसे मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट पर? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर सवाल है। मैं आपको बताता हूं कैसे है, आप मेरी बात बताइए। देश में कोई भी व्यक्ति है मेरी बात को गलत बताए। वो इस तरह का फैसला था, और फैसला भी कैसे हुआ, अनुच्छेद, मैंने सुना वो टाइटल डिस्प्यूट था। और बिल्कुल बिल्कुल आप सब कह रहे हैं, तो टाइटल किसके पास था? रामलाला के पास। रामलाला के पास तो टाइटल नहीं था, टाइटल तो बाबरी मस्जिद वालों के पास था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो लगभग 1300 पेज का है, उसमें लिखा है कि यह सही है कि टाइटल रामलला के पास नहीं है, मूर्तियां वहां पर नहीं थी, मंदिर नहीं तोड़ा गया, तोड़ी जो गई है वो मस्जिद तोड़ी गई है, थी वहां पर मस्जिद थी, और टाइटल जो है वो मस्जिद वालों के पास ही है। बावजूद उसके, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 142 142 का हवाला देते हुए, जिसमें लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस का बहाना लेके कंप्लीट इनजस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने किया। यह ऐसी चीज हुई, मैं देसी भाषा में जैसे समझा रहा हूं, कि 4 गुंडे आए और मेरे घर पे हमला करके मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अब मैं अदालत में गया, मैंने कहा साहब ये सारे के सारे जो गुंडे हैं ये आए हैं, मेरे घर पे कब्जा कर लिया है,
मुझे मेरा घर दिलवाया जाए। तो अदालत कहती है कि भाई सारे सबूत तो तुम्हारे ही पक्ष में है, बात तो सही है कि घर तो तुम्हारा ही है और इन्होंने कब्जा किया है, पर भाई इन गुंडों से जान बचानी है, तुझे कोई और जगह दे देंगे, तू इसको छोड़। यह था वो फैसला। इसके अलावा क्या हुआ राफेल के मामले में, क्या हुआ अभी जो डिसाइड हुआ 370 के मामले में, अनुच्छेद 370 के मामले में क्या हुआ? यस, अभी हुआ है। क्या हुआ पेगासस के मामले में, किसमें हुआ है? तो ये सारे के सारे फैसले, हम तो एडवोकेट हैं, हमें तो सारी चीजें मालूम है ना। इनमें क्या है सुप्रीम कोर्ट का? क्या आपने देखा कि जिस समय कोरोना इस देश में था, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप थी? जब आम आदमी को सारी चीजें देख रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने 2-2.5 महीने बाद, जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट्स ने लिख के लेटर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जागी कि लोग सड़क पर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, मर रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जागी। उससे पहले कई हाई कोर्टों ने डिसाइड कर दिया। तो क्या करेंगे हम वहां जाके? हमें मालूम है, और मैं बार बार कह चुका हूं, इस देश में अदालतों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बीइंग एडवोकेट मैं ये बात कह रहा हूं। फिर भी एक सवाल तो है कि जो चुनाव कराने का काम है, ठीक है, आपने चुनाव आयोग को बता दिया, आपने अदालत को बता दिया, आपने चिट्ठियां लिख दी, लेकिन अगर फेथ नहीं होगा इंस्टीट्यूशन पे तो फिर तो एनार्की आ जाएगी ना। एनार्की तो चल रही है, सरकार की एनार्की चल रही है। यह काम तो उन इंस्टीट्यूशंस का है, सरकार तो करेगी नहीं। सरकार अगर करती तो बात अलग थी। तो यह काम तो उन इंस्टीट्यूशंस का है, और उन इंस्टीट्यूशंस का तो कम से कम है ही है जिनको संवैधानिक ताकत दे रखी है, स्वतंत्र रूप से अपना वो काम कर सके, उसकी पूरी ताकत दे रखी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। इन सबको संवैधानिक ताकत दे रखी है, फिर क्यों नहीं करते? ये तो इनका काम है कि ये देश की जनता में अपने कार्यों से विश्वास स्थापित करें कि संविधान ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, कोई भी सामने आ जाए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाएंगे। जनता के हकों को संविधान के विरुद्ध कुछ भी नहीं होने देंगे। आपको कब लगा पहली बार कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी की जा सकती है? आपने जो आखिरी चुनाव का जिक्र किया वो 2019 का किया। आपको 2019 में अचानक से एहसास होता है कि नहीं, ईवीएम पर बात होनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए? उसके पहले सब पाक साफ दूध का धुला था। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि पाक साफ था या नहीं था, लेकिन मैं ईमानदारी से आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव के बाद जो सारी चीजें सामने आई, सारे सबूत और तथ्य सामने आए, उसके बाद हमें निश्चित हुआ कि ईवीएम में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी है। और वैसे ही नहीं था सब कुछ, हमारी आंखों के सामने था सब कुछ। सरकार ने किस किस तरह से सारी चीजें की, सब आंखों के सामने थी। देश की जनता सरकार के खिलाफ थी, बावजूद उसके। ये तो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम केवल यूं ही नहीं कह रहे, हमें जमीन पे पता थी। हम जमीन पे रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। आप तो कोर्ट में रहते हैं। कोर्ट में नहीं, कोर्ट के साथ साथ जमीन पर रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीन जी कि हमें कोर्ट में भी रहना पड़ता है, लेकिन जब समाज का मसला है तो हमें जमीन पर भी रहना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया कि 2010 से मैं जमीन पर काम कर रहा हूं, और 2010 से मैं तकरीबन 10,000 गांवों में मैंने काम किया है। मैंने इस लेवल पे काम किया है। सुबह 4 बजे उठ के और घर में रोटी बनवा के, और मैं और मेरी टीम के लोग हम निकल जाते थे अपनी गाड़ी से। लगातार गांव गांव हमने मीटिंग की, हमने वहां काम किया। हमें लोगों के बीच में जाके हमें मालूम है क्या स्थिति हुई। कुछ लोगों का कहना है कि आप ये सब तमाशा इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि आपके पॉलिटिकल एम्बिशन है। अगर हैं भी तो दिक्कत क्या है? अगर मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं तो दिक्कत क्या है? अगर एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो भानु प्रताप सिंह जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति एडवोकेट क्यों नहीं बन सकता प्रधानमंत्री? इसमें क्या दिक्कत है? किसी को भी क्या दिक्कत है? एक बात। दूसरी बात, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, जिसको हमने 2013 में बनाया, और इलेक्शन कमीशन ने 2014 में मार्च में उसको रजिस्टर भी किया। हमारी पार्टी है। तो अगर पार्टी बना रहे हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए बना रहे हैं, और केवल ही नहीं बनाई गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक बात मैं समझता हूं सभी को समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है। और हमारी आंखों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता हाथ में नहीं थी तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर पाई।
लेकिन सत्ता आने के बाद जिस तरह का तांडव वो कर रही है वो सब कुछ आंखों के सामने है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि जो कुछ भी है वहीं से होना है, संसद में होना है, विधानसभा में होना है, राजनीति से ही होना है, राजनीति के इतर नहीं होना है। अब तांडव, इसलिए यस मैं तांडव कह रहा हूं। वो तो मैंडेट है ना तांडव का। कौन कह रहे मैंडेट तांडव का कहां है? मैंडेट था कहा 370, उन्होंने कहा राम मंदिर, उन्होंने कहा बुर्का, उन्होंने कहा 3 तलाक, वही कर रहे हैं वो। नहीं, वो उन्होंने कहा, लेकिन आप जनता के जो रीति रिवाज हैं, जो इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, आप उसको कुचल के कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये की अधिकार सरकार नहीं क्या मुसलमानों के खिलाफ है? बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, केवल मुसलमानों के नहीं। नरेंद्र मोदी इस देश में दलितों के खिलाफ हैं, एससी एसटी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं। मुझे बताइए, अभी राहुल गांधी जी ने एक आंकड़ा दिया, आप वो तो कहते हैं कि हमने ओबीसी कमीशन बनाया, संवैधानिक दर्जा जैसे दिया। कमीशन तो इस देश में धूल चाटते हैं। कमीशन की रिपोर्ट कैसी होती है, कमीशन के काम कैसे होते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बताइए किस कमीशन ने जो है जिस समाज के लिए बनाया गया है क्या काम किया है, उसके बाद क्या भला हुआ है? किसी का कोई भला हुआ है? कोई भला नहीं हुआ। कमीशन बनाना, साथ में कमेटी बनाना, ये सब वो तरीके हैं कि आप जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दीजिए और उन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, ताकि मामला जो कि भैया कमीशन बन गया, आपको वहीं जाके करो, और कमीशन को कोई पावर नहीं है। कमीशन तो बिना दांत का जो है व्यक्ति है और कुछ नहीं। कमीशन कहां है उसके दांत? पावर कहां है उसको? कानूनी पावर कहां है? सजा देने की पावर कहां है? नहीं है, कोई पावर नहीं। और जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। फिर से ईवीएम पर आते हैं। मैं जंतर मंतर पर था, वहाँ आपने बहुत सारी कमेटियों की बात की है, आपने एक आंदोलन की भी बात की है, शायद 17 जनवरी से लेकर और 22 जनवरी तक। वो क्या रणनीति है आपकी? देखिए, ये आंदोलन क्योंकि पूरे देश में हम लोग चलाएंगे, और ये ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कौन कौन लोग हैं? पूरे देश में आंदोलन होगा। जो अभी आपको सामने दिख रहे हैं वो सीधे सीधे एक हम हैं, एक ठेकेदारी हटाओ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डीसी कपिल साहब, इंजीनियर साहब, और इसके अलावा जो जय भीम मिशन जय भीम, उसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में रहे हैं। इसके अलावा भाई महमूद पराचा साहब हैं। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रपोत्र जो हैं वो इसमें शामिल हैं, भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा बॉम्बे से हमारे बड़े पुराने साथी हैं, वो इसमें शामिल हैं, अशोक बहादुर साहब। इसके अलावा जयपुर से एक एडवोकेट हैं जो आज हमने उनको बुलवाया, तो उनका बड़ा अच्छा संगठन है, वो हैं। और इसके अलावा जो इसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनके बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं मानता हूं कि इनके लीडर अभी नहीं सामने आ रहे हैं, पर इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ में हैं। कई और सामाजिक संगठन आप देखेंगे कि हम बहुत जल्दी उसकी पूरी लिस्ट जो कौन कौन शामिल हैं हम सबके सामने रखेंगे कि ये लोग इसमें शामिल हैं हमारे साथ में, वो हैं। साथ में किसानों का भी समर्थन हमें इसमें है। साथ में जो फौजी हैं, 1 रैंक 1 पेंशन वाले, वो भी हमारे साथ इसमें हैं। और साथ क्या में करेंगे ये लोग? नहीं, ये लोग हमारा साथ देंगे इस लड़ाई में, इस आंदोलन में, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। इसी तभी तो जन आंदोलन बनेगा। 2024 से पहले कोई उम्मीद देख रहे हैं? 100% उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूं। आज लोगों को विश्वास नहीं है, आने वाले समय में विश्वास हो जाएगा जब देश में जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। देखते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन कराता है और कैसे सरकार कराती है। जनता से बड़ा, जनता से कहीं ज्यादा बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता, और जनता जब खड़ी होती है तो अच्छे अच्छे तानाशाह मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। भानु जी, कुछ बहुत प्यारे शब्द थे, उनको गालियों में तब्दील किया गया। जैसे लिबरल को लिब्रांडू कहने लगे, सेकुलर को सिकुलर कहने लगे, अम्बेडकराइट्स को भीमटे कहने लगे। ये इन शब्दों को रिक्लेम करने को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये शब्द वो हैं जिनके महत्व को कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन जिनकी मानसिकता ही किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, धार्मिक विशेष से पीड़ित हो, और कोई इतनी नफरत करता हो तो अपने हिसाब से कुछ भी कह सकता है।
नहीं, मेरा इशारा ये था, ये सब इसलिए हुआ कि अंबेडकरवादियों के पास या लोकतंत्रवादियों के पास, संविधानवादियों के पास अपना कोई मीडिया का ढांचा न पहले था, न अब है, न आज से आगे भी मैं देख पा रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि जो भी दलित, ओबीसी लीडरशिप निकली, उस पर जिम्मेदारी थी कि वो अपनी मीडिया को एक शेप देता, उसको उसके बारे में कोई गंभीर चिंतन करता? ये सब नाकाम हो गए। तो आज आप कहते रहिए गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जिस मीडिया को आपने गढ़ा ही नहीं है, आपने बनाया ही नहीं है, उसमें क्लेम क्यों ढूंढ रहे हैं? नहीं, हम उसमें क्लेम नहीं ढूंढ रहे। अगर आप मेरी बात पूछें, मैं क्लेम नहीं ढूंढ रहा, मेरे कोई भी साथी क्लेम नहीं ढूंढ रहे। बल्कि आपने देखा होगा, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपके चैनल पर भी कह रहा हूं, अगर आज की तारीख में लोकतंत्र का कोई चौथा स्तंभ है तो आप सोशल मीडिया हैं। जिस मीडिया की बात करें, मैं उस मीडिया में मैंने कभी ना उसको इंटरव्यू दिया, न मैं जीवन में कभी उसको इंटरव्यू दूंगा, न ही मेरी उससे कोई लेना देना है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो हमारे नेता थे, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपना एक मीडिया खड़ा। कांशीराम तक थोड़ा बहुत हुआ, निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद में माननीय बहन जी चाहती तो उनके पास हर तरह की शक्ति थी, सामर्थ्य थी, क्षमता थी, कोई दिक्कत नहीं थी, साधन भी थे, संसाधन भी थे, वो मीडिया खड़ा कर सकती थी। मैं नहीं जानता कि क्यों उन्होंने मीडिया खड़ा नहीं किया। ये उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी थी। अगर आज वो हमारा मीडिया होता तो ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, हम इनको टक्कर दे सकते थे, इनको जवाब दे सकते थे। वो नहीं हुआ। पर मैं तो धन्यवाद दूंगा आज के सोशल मीडिया को कि आज वो अपनी जिम्मेदारी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर देश और समाज के प्रति निभा रहा है। आने वाला जो वक्त आएगा, हम नहीं जानते कि क्या होगा, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। डिजिटल मीडिया बिल जो लेकर आ रही है सरकार, जिसके बारे में कई बार इशारा किया जा चुका है, उसके बाद ये सोशल मीडिया कब तक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा? मैं समझता हूं आप और हम लोग सारे मिलकर, ये तो बिल्कुल सही है कि जिस तरह से वो लाया जा रहा है, वो उसके माध्यम से इस सोशल मीडिया को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश है, उसका गला पूरी तरह से दबाने की कोशिश है। आप समझिए कि उसमें जो प्रावधान है, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल जो जनता के सामने रखा गया है, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज लिख के भेजते हैं, वो भी उसकी जद में आ रहा है। तो कितना गंभीर है, हम सबके सामने है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप और हम, सोशल मीडिया के तमाम साथी जो इस देश में हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट इस देश में हैं, जो लोग सिविल उसके हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये सारे मिलकर आंदोलन करेंगे तो ये बिल किसी हालत में आ नहीं पाएगा। और लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो जो आज आप आवाज बने हुए हैं, वो आवाज ही इस देश के लोगों की खत्म हो जाएगी, जो सरकार भानु चाहती जी, है। अगर मैं बात करूं इमरजेंसी के दौरान और आज की, तो बिल्कुल वही हालात हैं, बल्कि उससे ज़्यादा बदतर हालात हैं। लेकिन उस समय जन आंदोलन इसलिए बन गया और पूरे देश में संपूर्ण क्रांति की लहर पैदा हो गई क्योंकि उस समय जेपी नाम की एक धुरी थी, उसके चारों तरफ सारे लोग गोलबंद हुए। आज वैसी कोई धुरी नज़र नहीं आती। मैं मानता हूं कि इस समय नजर नहीं आ रही, लेकिन नवीन जी, पता नहीं है कि किस समय कौन धुरी बन जाए और आंदोलन खड़ा हो जाए। प्रकृति में क्या होता है, कब किस पल में क्या हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। जेपी जो धुरी बने, वो पहले से ऐसा नहीं था, वो धीरे धीरे हुआ और एकदम वो धुरी बन गए। तो आज भी इस समय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हालात उस समय से कहीं ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन कब धुरी बन जाए, कौन बन जाए, हम कह नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि इन बुरे हालात में कोई ना कोई धुरी जरूर बनेगा और इस धुरी बनने के बाद में इस देश में जन आंदोलन खड़ा होगा और ये गंदगी जो फैली हुई है पूरी तरह से साफ होगी, मुझे पूरा विश्वास। बहुत सारे विपक्ष की गोलबंदियों की बात हो रही है, एक इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन से। क्या पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, पसमानदा, महिलाओं, किसान, इन सबको लेकर कोई ऐसी गोलबंदी, अगर हम कहें प्रभावी गोलबंदी, कायम की जा सकती है जो कि सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला कर सके? देखिए, निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन यह बड़ी गंभीर स्थिति है, दुखद स्थिति है
जो आपने बताई है अभी, मैं समझता हूं विपक्ष को अपनी तमाम जो उनकी धारणाएं हैं, उन धारणाओं को छोड़ के इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र, संविधान और देश की जनता को बचाने के लिए जैसे इंडिया गठबंधन के नाम से इकट्ठे हुए हैं, उसको और मजबूत करना चाहिए और पार्टियों को उसके दायरे में लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैसे बहुत सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि हमारे इस आंदोलन, ईवीएम हटाओ वाले आंदोलन में, मैं आपको पूरी तरह से बता सकता हूं कि देश के हर प्रदेश से हमारे साथ आदमी जुड़ा हुआ है, और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि किस तरह से आंदोलन मजबूत बनेगा, अपने आप ही आप देखें। तो वो लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी काम करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये देश की जनता उन्हें भी माफ नहीं करेगी। और ये किया ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, पर अगर वो अपने क्षणिक स्वार्थों को छोड़ दें और अपनी ये जो धारणाएं उन्होंने बना रखी हैं, जिससे कुछ भी भला न उनका न देश का होने वाला है, उन्हें अगर छोड़ दें तो हो सकता है। आज की तारीख में कौन से ऐसे नेता हैं जिनसे आपको कुछ उम्मीद नजर आती है कि उनके पीछे अगर लोग खड़े हों तो कोई बात बन सकती है? देखिए, मेरा मानना यह है कि कुछ लोग, केवल उनके खड़े होने से बात नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लोग हैं राजनीतिक पार्टियों की, अगर हम बात करें, राहुल गांधी हैं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, उधर आपके स्टालिन हैं, अगर ममता जी भी आ जाएं तो ममता जी हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं, और अपने जो महाराष्ट्र से हैं शिवसेना के ठाकरे साहब, ये लोग अगर आ जाते हैं, उद्धव ठाकरे साहब, तो ये अपने आप में, ये अगर इकट्ठे होकर सड़क पर उतर गए। मायावती को छोड़ दिया आपने? नहीं, मायावती जी को मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैं नहीं जानता कि आपको कैसा लगेगा, पर मुझे पक्का विश्वास है कि मायावती जी आज की तारीख में केवल और केवल बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अगर मायावती जी अकेले ही अपने आप खुलकर सड़क पर आ जाएं तो भी पलट जाएगा, लेकिन पिछले करीब 10 साल से जो मैं देख रहा हूं, मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, और बहुत स्पष्ट है उनकी कार्य प्रणाली से, उनके ढंग से, कि वो बीजेपी के हाथ की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो मुझे तो दो ही नजर आती हैं। दो इसलिए नजर आती हैं कि जो भी उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लग रहे हैं, और जो फाइल इस सरकार ने उनकी बना के रखी हुई है और समय समय पर उसे दिखाती रहती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि लगभग 250 फ्लैट्स वगैरह का नोएडा वाला जो मामला उठा था। सो ये जो सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि शायद बहन जी इस समय जेल जाने से डरती हैं। बात हालांकि जेल बन जाए, इस समय आज की राजनीति में किसी भी सरकार की हिम्मत हो सकती है क्या बहन जी को जेल भेजने की? बिल्कुल हो सकती है, अगर बहन जी सामने मैदान में आ जाए तो हिम्मत होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहन जी इस डर से बाहर निकलकर सामने आ जाएं, इस देश की राजनीति पलट जाएगी, अगर वो आ जाएं। पर पता नहीं क्यों आज उनमें यह हिम्मत नहीं है। मुझे तो कारण जो नजर आ रहा है कि जो आय से अधिक संपत्ति और वो सारी चीजें हैं, जो इतना पैसा उनके पास है, उसकी जो फाइल उन्होंने दबा के रखी हुई है और जिसे समय समय पर दिखाते रहते हैं, शायद सबसे बड़ा कारण यही है। अन्यथा तो आ सकती थी, और उसका डर ही केवल उनके लिए नहीं, समाज के लिए भी बहुत घातक, बहुत ही घातक है। इस देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति आप क्या देखते हैं? मुसलमानों की? कुछ नहीं, अल्पसंख्यकों की स्थिति कुछ नहीं। मैं जहां तक समझ पाया हूं, अल्पसंख्यकों का जो आंदोलन रहा है, या अल्पसंख्यकों की जो भी उनकी दिक्कत रही, खासकर मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं। अल्पसंख्यक में अगर सीधा सीधा कहो, दिक्कत जिसके सामने है वो मुसलमान ही हैं। सो मुसलमानों की जो बात मैं कर रहा हूं, मुसलमानों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनका अपना कोई नेता नहीं है, और कोई और नेता हो उसे वो मानने को तैयार नहीं है, उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी मुसीबत है, मुस्लिम समाज ने जो उसका वोट देने का पैटर्न अब हो गया है कि बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ चले जाएंगे, बिना कहे अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला लिया उन्होंने। कोई उनकी कदर नहीं करता। हर किसी को मालूम है कि अगर आपकी ताकत बढ़ेगी
तो मुसलमान अपने आप ही आपके साथ में आ जाएगा। तो जब उसको मालूम है तो अपने आप जो आ रहा है उसकी कद्र कौन करेगा, उसकी इज्जत कौन करेगा, क्यों करेगा? सो जिसके साथ आप जा रहे हो वो इसलिए नहीं करता कि भैया मेरी ताकत थी तो तुम आ गए, और तुमने अपना कोई पैदा नहीं किया जिसकी वजह से कि भाई हम आपके साथ में, चाहे हारो या जीतो हम आपके साथ में, आप कहीं जाओगे तो हम आपके साथ में जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इतने बड़े असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने कितने ही बड़े आपके सवाल, वकील बिरादरी से बिल्कुल कितने ही बड़े सवाल उनका अपना समाज, मुस्लिम समाज लगाता है। उन पे खुद उनका मुस्लिम समाज विश्वास नहीं करता। और स्थिति जो आप देख रहे हैं लगातार, उसमें स्थिति यह हो गई है, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना में बहुत छोटे से हिस्से में जो हैदराबाद के आसपास का इलाका है उसमें सिमट कर रह जाए, बीजेपी 8 विधानसभा सीटें जीत जाए और वो मात्र 7 जीते, तो सवाल बड़े गंभीर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। सो उनको नेता मानने के लिए मुस्लिम समाज तैयार नहीं है। और मुस्लिम समाज बजाय इसके, होना यह चाहिए मुस्लिम समाज को एक नेता चुन के उसके साथ में खड़े होना चाहिए कि हम बीजेपी को तो निश्चित रूप से हराना चाहते हैं, उसके खिलाफ तो वोट देंगे, लेकिन जिताने के लिए हम इसको देंगे। ऐसा नहीं है कि जो हराने वाला हो बीजेपी को उसको दे देंगे। जिस दिन ये करने लगेंगे उस दिन उनकी कद्र हो जाएगी। और एक चीज आपके माध्यम से कर रहा हूं, मुस्लिम समाज के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ सीए एनआरसी से लेकर अब तक खड़े रहे हैं। उनकी आवाज उठाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरे देश में। लेकिन आज जब हम जंतर मंतर पर हमारा प्रोग्राम था, मुस्लिम समाज नदारद था। क्यों नदारद था? हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं ना, हमने तो आपसे कोई वोट नहीं मांगी ना, आपने, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। वो लड़ाई जो ईवीएम की हम लड़ रहे हैं वो तो तमाम मुस्लिम समाज की है। इस देश में अगर मोदी सरकार 2024 में जीत के आ गई, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले निशाने पर तो मुस्लिम समाज ही होगा। और है भी। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज आता क्यों नहीं हमारे साथ? अगर जो लोग आपके सामने खड़े, आपके लिए खड़े हैं, रात दिन आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ भी नहीं आओगे तो फिर कौन आपके साथ में खड़ा होगा? फिर क्या होगा? नेता विहीन समाज हमेशा मात खाता है, यह उनको सोचना है। तो मैं जो देख पाया हूं, निश्चित रूप से मुस्लिम समाज एक अच्छा समाज है, पर उसकी लीडरशिप चुनने की और लोगों के साथ में खड़े होने की जो तरीका है बिल्कुल समझ के बाहर है। अगर चेतना की कमी कुछ नहीं, कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बुरा भी कहेंगे, वोट भी नहीं देंगे, लेकिन उनकी मीटिंग कहीं भी होगी तो आप देखिए किस तरह से भीड़ आती है अंधाधुंध। तो फायदा क्या उसका? इसके अलावा अगर उनका कोई धार्मिक फंक्शन है, केवल एक आवाज लगानी होती है मस्जिद में, और वो सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं, जहां बुलाओ लाखों की भीड़ आती है। धर्म आपका है, आप अपने घर में भी उसको अपना सकते हैं। आप जा रहे हैं धार्मिक अपने प्रदर्शन में, जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या राजनीति के बिना आपका धर्म सुरक्षित रह जाएगा? क्या राजनीति के बिना आप सुरक्षित रह जाएंगे? अगर सरकार इसी तरह से तानाशाह और अत्याचारी होगी तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं रह सकते। तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते हो? अगर नहीं खड़े होंगे तो आगे कौन तुम्हारे साथ में खड़ा होगा? यह मुस्लिम समाज को सोचना। यही दिक्कत मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी है। आप चुनाव लड़ेंगे 2024 का? ईवीएम हट जाएगी, जिसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। ईवीएम हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल भानु जी, आप बार के मेंबर हैं, आपने बहुत कहा मुसलमानों के बारे में, आपने मायावती जी की भी बात की, आपने बहुत सारी बातें की। बार का क्या रवैया है, वकीलों का क्या रवैया है? आपको नहीं लगता कि वहाँ भी एक तरीके का सेफ्रोनाइजेशन काम कर रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस देश की लड़ाई में, जो आजादी की लड़ाई थी, वकीलों की बहुत बड़ी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। पर जो मैं अब देख रहा हूं, ये अब 2-4 वकील जो देख रहे हैं पूरे देश में, ये अब दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा एक तरह की शून्यता है। और वकीलों का इस बुरे समय में, इस भयानक समय में मैदान में ना आना, समाज के बीच में ना आना,
समाज की लड़ाई को अपने कंधे पर लेकर न चलना इस देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। एक बहुत बड़ी बात है, इस देश में नवीन जी अगर वकील सड़क पर आ जाएं और वो अपनी जिम्मेदारियों को, संवैधानिक जिम्मेदारियों को, कानूनी जिम्मेदारियों को, सामाजिक जिम्मेदारियों को, राजनीतिक जिम्मेदारियों को अगर समझ लें और सड़क पर आ जाएं, ये जनता बहुत जल्दी सड़क पर आ जाएगी। क्योंकि वकील चाहे कैसा ही भी हो, पर आज भी अगर 4 वकील काला कोट पहन के निकल जाएं तो शासन प्रशासन में अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। और पब्लिक जो है उसके मन से अगर डर निकाल सकता है तो केवल वकील ही निकाल सकता है। वकील ही समझा सकता है संविधान क्या कहता है, सरकार क्या कर रही है, कानून क्या है और किस तरह से गलत और सही हो रहा है। और विशेषकर जो पुलिस की बात है, क्योंकि पुलिस ही आगे आती है, उसके डर को भी अगर कोई निकाल सकता है तो वकील ही निकाल सकते हैं। पर मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, अभी हमारा वकील समाज निकला नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहा। जितनी जल्दी समझ जाएंगे देश बच जाएगा, नहीं तो जो हालात होने वाले हैं उसकी कल्पना भी लोगों को नहीं। एक सवाल मैं बहुत सारे लोगों की तरफ से पूछ रहा हूँ, वो मेरी तरफ का भी सवाल है और मेरी तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने वाले लोगों का भी सवाल है। बहुत तेज़ी से कानूनी हमले हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी करवाया जा रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है, उन्हें अलग अलग मामलों में फंसाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खामोश हो जाएं, वो चुपचाप हो जाएं। ऐसे लोगों को आप, महमूद प्राचा, आपके दोस्त, आपके बाकी के वकील साथी क्या कानूनी मदद कर सकते हैं? देखिए, कानूनी मदद में यह है कि हम जानते हैं कि जिस तरह की प्रक्रिया हो रही है, आप बहुत निश्चित रूप से मानिए कि पूरी तरह से गैर कानूनी काम हो रहा है। कानूनी रूप से कैसे बच सकते हैं, हम वो तरीके लोगों को बता सकते हैं, हम बताते भी हैं कई बार। और उन्हें जब पकड़ के लाते हैं तो अदालत में उनका मुकदमा भी, हमने तो यहां तक कह रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लड़ेंगे। पर कोई बताएगा तब ना। अगर लोग बताएंगे तो निश्चित रूप से हम, महमूद भाई और हमारी पूरी टीम लड़ेगी। जो आप देख रहे हैं दिल्ली दंगों के मुकदमे, वो भी तो लड़ ही रहे हैं और लोगों के साथ साथ। और इसी तरह के कहीं भी कुछ भी होता है, हम खुल के कहते हैं कि हमसे जितनी भी कानूनी मदद, कानूनी सलाह आपको चाहिए, हमेशा अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है। और मैं फिर आज उस बात को दोहराता हूं, केवल वकील ही हैं। अगर 10 वकील किसी मुकदमे में सामने खड़े हो जाएंगे और बताएंगे कि यह सब कुछ गैर कानूनी हो रहा है, अदालत भी उससे सुनेगी, सुनने को मजबूर होगी। और किसी भी हालत में सरकार के जो गंदे इरादे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए वकीलों का मैदान में आना बहुत जरूरी है। हम तो हमेशा, जिसको भी जरूरत है, जैसी भी जरूरत है, हमारा तो हमेशा ओपन है। जो आएगा, हमसे जो बन सकेगा करेंगे, कर भी रहे हैं। ये वाकई बड़ी मदद होगी। तो वकीलों का मैदान में आना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें माफ़ी के साथ जोड़ देता हूँ कि शिक्षकों का मैदान में आना बहुत ज़रूरी है, छात्रों का मैदान में आना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं का मैदान में आना बहुत ज़रूरी है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, पसमानदा लोगों का मैदान में आना बहुत ज़रूरी है। मैदान में आना ज़रूरी है उन तमाम लोगों का जो न्याय की बात करते हैं। मैदान में आना ज़रूरी है उन तमाम लोगों का जो संविधान की बात करते हैं, जो समता, न्याय और बंधुत्व के सपने देखते हैं। उन तमाम लोगों को साथ आना होगा लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस विचार को बचाने के लिए जिसे हम भारत कहते हैं। आर्टिकल 19 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू।